हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुमकुम गौतम और आज हम यूपी पीजीटी का जो पार्ट सेकंड है, जो क्वेश्चन पेपर हम कर रहे थे, आज वो हम कंप्लीट करेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि हर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, हर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसको अच्छे से डिस्कस किया जाए, जिससे आपकी जो चीज़ें हैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। Now, question number first. The mammals have ability to produce a concentrated urine. इसका मतलब क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे. In doing so, the successfully the following structures plays a significant role. So basically क्या होता है जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है. सो बेसिकली यूरिया का जो यूरिया साइकिल चलती है वहाँ चलती है तुम्हारी लिवर में चलती है, ठीक है. लिवर में तुम्हारी यूरिया साइकिल चलती है, उसके बाद में वो हार्ट के पास में जाता है और हार्ट के पास में जाने के बाद में वो जो यूरिया है वो किडनी में आता है, ठीक है. अब ऐसे नहीं सोचना है कि जो यूरिया है बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होगा मैम, ये हार्ट में ये एसिडिटी कॉज कर देगा, नहीं. ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में होगा. मतलब इसमें बहुत सारा क्या होगा, पानी यहाँ पे होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें जो है और भी यहाँ पे होने वाली हैं. उसके बाद जब वो किडनी में आता है, किडनी में फिर तुम्हारे कहाँ पे आएगा, बाउमेन कैप्सूल्स, ठीक है. बाउमेन कैप्सूल हो गया तुम्हारा, ग्लोमेरुलस हो गया. उसके बाद में तुम्हारा पीसीटी होगा, जहाँ पे तुम्हारा ग्लूकोज का 99% एब्जॉर्प्शन जो होता है ग्लूकोज का पीसीटी में हो जाता है. उसके बाद तुम्हारा लूप ऑफ हेनले आएगा, और लूप ऑफ हेनले एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो यूरिन है उसे कॉन्सेंट्रेटेड बनाया जाता है. दैट मीन्स जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वाटर का, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारे यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाने के लिए. सो रिमेंबर दीज टू वर्ड्स. जब भी मैं कॉन्सेंट्रेटेड बोल रही हूँ, मतलब इसमें क्या है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो रही है, मतलब वो बॉडी जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, और जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे जो पानी की कॉन्सेंट्रेशन है वो तुम्हारी कम रहने वाली है. इसे बोला जाता है कॉन्सेंट्रेटेड. सेकेंड, डाइल्यूटेड मतलब होता है, डाइल्यूटेड यूरिन अगर होगा इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जो है काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है, और बॉडी ने उतना एब्जॉर्प्शन या फिर रीएब्जॉर्प्शन वाटर का नहीं किया है, तो इसको भी याद रखना है. अब क्या होता है, जैसे ये मैंने माना कि ये लूप ऑफ हेनले था, इसके पास में बहुत सारी कैपिलरीज जा रही होती हैं, ये कैपिलरीज जा रही हैं, और ये जो कैपिलरीज होती हैं लूप ऑफ हेनले को जो लाइन करती हैं और जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ से रीएब्जॉर्ब करती रहती हैं, इनको बोला जाता है वॉसा रेक्टा, ठीक है. तो ये जो कैपिलरीज होती हैं वो भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, फॉर मेकिंग अ यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड. तो याद में रखना है, तो आंसर जो हो जाएगा वो तुम्हारा थर्ड होगा, दैट इज हेनलेज लूप एंड वॉसा रेक्टा. अब देखो, बाउमेन कैप्सूल जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि मैंने माना यहाँ से तुम्हारा क्या हुआ, ये ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हो गई, और यहाँ पे जो तुम्हारा यूरिन होता है, ठीक है, यूरिन बेसिकली हम उसको नहीं बोलते हैं, उसको फिल्टरेट यहाँ पे बोला जाता है, जिसमें तुम्हारे नंबर ऑफ थिंग्स होती हैं, जैसे बाइकार्बोनेट आयन होंगे, सोडियम आयंस होंगे, पोटेशियम आयंस होंगे, वाटर होगा, ठीक है. तो ये सब चीज़ इसमें देखने को मिलती हैं. तो बाउमेन कैप्सूल क्या होता है, इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. कॉलम ऑफ बटनाई क्या होता है कि नॉर्मली जैसे कि मैंने माना तुम्हारा, एक सेकेंड, जैसे माना कि ये तुम्हारा क्या था, ये मेडुला वाला रीजन हो गया है बेटा, ये मेडुला वाला रीजन होता है जो किडनी होता है, और ये वाला ऊपर वाला कौन सा, कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है. ये मेडुला वाला रीजन हो गया, वो कॉर्टेक्स वाला रीजन हो गया. जब कॉर्टेक्स वाला रीजन थोड़ा बहुत मेडुला में आ जाता है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट आता है इसे बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनाई, ठीक है, इसको बोला जाता है कॉलम ऑफ बर्टिनाई. तो इसको भी याद रखना है, कभी क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता है तो. एक बार देख लेते हैं. द वॉसा रेक्टा कैपिलरीज आर लॉन्ग हेयर पिन शेप्ड ब्लड वेसल दैट रन पैरेलल टू द लूप्स ऑफ द हेनले. तो अगर ये लूप ऑफ हेनले है तो इसके आसपास क्या होंगी, तुम्हारे वॉसा रेक्टा या फिर जो कैपिलरीज हैं वो वहाँ पे फॉलो करती हैं उसको. और ये जो हेयर लूप जो पिन लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन होता है, ये क्या करता है, तुम्हारे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द वाटर रीअब्जॉर्प्शन उसको मेंटेन करके रखता है. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान में रखना है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जी प्रोटीन इन सेल फंक्शन. अगर जिन्होंने भी थोड़ा भी सेल तुम्हारा ट्रांसडक्शन वाला पाथवेज पढ़े हुए हैं उनको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तभी क्वेश्चन हो जाना है. तो तुम्हें पता होगा एक जीपीसीआर पाथवे होता है, दैट मीन्स जी प्रोटीन, ठीक है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जिसे बोला जाता है. सो बेसिकली अगर ये मेरा सेल है तो इसके ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ठीक है, इन रिसेप्टर को बोला जाता है जीपीसीआर रिसेप्टर. और ये जो जीपीसीआर रिसेप्टर होते हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, जी प्रोटीन पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ये जो जी प्रोटीन होता है बेटा, ये जी प्रोटीन जो होता है इसमें अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, ठीक है. और
ये जो प्रोटीन होता है रिस्पॉन्सिबल होता है सिग्नल को इंड्यूस करने के लिए और उसको आगे पहुंचाने के लिए, मतलब सिग्नल ट्रांसडक्शन में इसका मेन रोल प्ले होता है। तो जो आंसर हो जाएगा सिग्नल इंड्यूसर एंड मॉड्यूलेटर। द आंसर विल बी योर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following are the means of vegetative propagation? Vegetative propagation एक ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हारे CSIR में भी पूछा जाता है, UPHESC में भी पूछा जाता है, और जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाला जो टॉपिक है काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको याद में रखना है। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस चीज़ के लिए होता है? ये तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का एक तुम्हारा मीन होता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब ये होता किसके थ्रू है, थोड़े थोड़े एग्जांपल पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बनेगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज एसेक्सुअल मेथड फॉर द प्लांट प्रोडक्शन, ठीक है। जो प्लांट का रिप्रोडक्शन करना होता है अगर एसेक्सुअल मेथड से होता है, और जो डिफरेंट तरीके अगर उसमें अपनाए जाते हैं, जैसे अगर कभी भी तुम्हारे राइजोम्स के बेसिस पे हो रहा है, राइजोम बेसिकली क्या हो गया, ये तुम्हारा रूट वाला पार्ट हो गया है, ठीक है, ये रूट हो गई हैं, और रूट्स पे क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच वी कॉल्ड राइजोम्स, एंड दीज राइजोम्स तुम्हारे क्या करेंगे, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में अगर कोई न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना है, उनको प्लांट्स को प्रॉपर्ली वहाँ पे ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है देखने को मिलता है। तो राइजोम्स हो गया है, बल्ब्स हो गए हैं, रनर्स हो गए हैं, ट्यूबर्स हो गए हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं, तो ये याद में रखना है। सो अगर कभी क्वेश्चन में आता है कि जो रनर्स हैं, ठीक है, रनर्स जो हैं वो बेसिकली किसका पार्ट है, वो स्टेम का पार्ट है बेटा, वो स्टेम का पार्ट है। स्टेम बेसिकली ग्रो कर जाती है हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड। जैसे माना कि ये तुम्हारा स्टेम था, अभी हॉरिजॉन्टली ऐसे से ग्रो कर गया, तो ये क्या बना देगा, तुम्हारा रनर्स के फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा स्टेम का, याद रखना है। नेक्स्ट इज रूट्स। जब हम रूट्स की बात करते हैं तो अगर जब वो मॉडिफाइड हो जाती हैं, स्वेलन हो जाती हैं, तो उनको ट्यूबर्स बोला जाता है। तो ये भी तुम्हारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है शो करती हैं। लीव्स में तुम्हारे बल्ब हो गए, बल्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हैव अंडरग्राउंड स्टेम टू विच लीव्स आर अटैच्ड, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा रनर एंड राइजोम। रनर एंड राइजोम जो होगा वो तुम्हारे मीन्स होते हैं फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो आंसर विल बी योर 3, याद रखना है। नाउ next question is asexual reproduction in Chlamydomonas takes place by means of। एक Chlamydomonas एक ऐसी तुम्हारा एल्गी है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। क्यों करती है, क्योंकि ये तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करती है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करती है, और ये तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एल्गी क्यों हो जाती है, क्योंकि दोनों जो रिप्रोडक्शन है वेदर इट इज एसेक्सुअल और सेक्सुअल, दोनों के दोनों क्लाइमोडोमोनास में देखने को मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से इसमें देखने को मिलेंगे। कभी भी अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा तो वो ज़ूओस्पोर्स के थ्रू हो सकता है, ए प्लेनोस्पोर्स के थ्रू हो सकता है, हिप्नोस्पोर्स के थ्रू हो सकता है, या फिर एक पाल्मेला जो स्टेज है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो अगर कुछ भी यहाँ पे बोला जाता है तो नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है क्लाइमोडोमोनास में इनके थ्रू देखने को मिलता है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये आइसोगेमी हो सकती है। आइसोगेमी का मतलब क्या होगा, आइसो मतलब आइडेंटिकल, मतलब मेल और फीमेल जब इक्वल आपको आइडेंटिकल दिखते हैं उस टाइम पे जब उनके बीच में रिप्रोडक्शन होता है तो उसको आइसोगेमी बोला जाएगा। एनाइसोगेमी जब वो एक दूसरे जैसे नहीं मिलते हैं, मतलब एक मैंने माना एक बड़ा हो गया है और एक छोटा हो गया है, उसको एनाइसोगेमी बोला जाएगा। ओगेमी में क्या होगा, एक मेल तुम्हारा स्पर्म होगा और फीमेल क्या होगा, ओवम होने वाला है, अगर उनके बीच में तुम्हारा रिप्रोडक्शन होता है तो उसको ओगेमी यहाँ पे बोला जाएगा। तो ये सारे वे जो है क्लाइमोडोमोनास में देखने को मिलते हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है, तो इसको याद में रखना है। तो हमसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ूस्पोर्स हो जाएगा, तो आंसर विल बी योर 4। ओके, now in a typical anther of the angiosperm the number of microsporangia is। तो अगर आप सबको भी याद है कि जो NCERT है उसमें ये फिगर दे भी रखा था कि अगर मैं नॉर्मली एंथर की बात करती हूँ तो उसमें कितने माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं। तो एक बार फिगर देख लेते हैं तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा वहां से। सो बेसिकली जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको स्टेमिन बोला जाता है इन द प्लांट्स। ओके, उसमें ये जो फिलामेंट है ये वाला, और ये तुम्हारा एंथर हो जाता है ऊपर वाला, और इसी एंथर में तुम्हारी जो पॉलन ग्रेन्स है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, चार माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसको भी याद में रखना है, कभी क्वेश्चन में आता है तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे, लेकिन बाद में तुम्हारा डीजनरेशन वाला प्रोसेस जो है वो भी स्टार्ट हो जाता है। तो तुम्हारा एक बचेगा, 3 डीजनरेट हो जाएंगे, तो इस चीज को भी याद रखना है, ठीक है। नाउ
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद में रखना है। जब भी गैमीट्स की बात होती है, ठीक है, जब भी गैमीट्स पे बात होती है तो वो हमेशा हैप्लॉइड नेचर के ही होते हैं। मतलब अगर कोई भी पेरेंट है, ठीक है, अगर वो डिप्लॉइड नेचर का है, ठीक है, अगर उसकी प्लॉइडी 2n है तो इधर क्या होगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगी मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद में जो तुम्हारा गैमीट बनेगा वो हैप्लॉइड नेचर का बनने वाला है। अगर कोई पेरेंट हैप्लॉइड नेचर का ही है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे माइटोसिस होगी और तुम्हारा हैप्लॉइड जो है उसका गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो दैट मीन्स जो गैमीट बनने वाला है हमेशा हैप्लॉइड बनने वाला है, तो इस चीज़ को याद में रखना है। तो आंसर फर्स्ट जो होगा बिल्कुल सही होने वाला है। अगर ये सही होने वाला है तो ये सेकंड वाला ऑप्शन तो यहाँ से चला गया, मतलब हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं। चलो एक बार देख लेते फिर भी, क्योंकि अभी ऑप्शन में फर्स्ट एंड सेकंड दे रखा है। मेल गैमीट्स आर ऑलवेज मोटाइल इन ऑल प्लांट्स। ये तुम्हारा अगर ऑल प्लांट्स नहीं होता फिर भी सही होता। देखो अगर तुमने देखा हो, जब हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, ठीक है, और जब हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो कुछ पॉलन ग्रेन्स जो होती है विंड के थ्रू, बेटा विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है उनका, ठीक है। उसके बाद कोई तुम्हारे जो इंसेक्ट्स हैं वो वहाँ पे करा रही हैं, तो कुछ जो मेल गैमीट्स होते हैं वो मोटाइल नेचर के नहीं होते हैं, ठीक है, वो विंड के थ्रू जाते हैं या फिर इंसेक्ट उनको लेके जाती हैं, तुम्हारे मोलस्क लेके जाते हैं जिसे हम एंटोमोफिली बोलते हैं, ठीक है, अगर इंसेक्ट्स की बात करी जाती है। विंड को एनिमोफिली बोलेंगे जब हम विंड्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो मेल गैमीट्स होते हैं हमेशा मोटाइल नहीं होते हैं, तो ये वाला इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर ये गलत हो जाएगा तो ये तुम्हारा थर्ड वाला ऑप्शन भी यहाँ से गायब हो गया है, ये भी यहाँ से गायब हो गया है। अब देखते हैं, फीमेल गैमीट्स आर ऑलवेज लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू द मेल गैमीट इन हायर प्लांट्स। अगर यहाँ पे हायर प्लांट्स ना लिखा होता, अगर यहाँ पे हायर प्लांट्स ना लिखा होता, हायर प्लांट्स का मतलब क्या हो गया बेटा, एंजियोस्पर्म की हम बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हायर प्लांट्स ना लिखा होता तो ये क्वेश्चन जो था, ऑप्शन जो था गलत होने वाला था, लेकिन हायर प्लांट्स लिखा हुआ है इसलिए हमें पता है कि जो मेल गैमीट्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू द मेल गैमीट्स। तो ये भी तुम्हारे यहाँ पे इसलिए सही हो जाएगा। तो आंसर विल बी योर फोर्थ, तो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी योर राइट वन। ओके, सॉरी। Now next question, in angiosperm the zygote divides mitotically to give rise to। तो this is important, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये तुम्हारा मेल गैमीट हो गया ये फीमेल गैमीट हो गया। Now this male and female gamete will come together and fertilize each other and they'll form a zygote। और इसकी प्लॉइडी क्या होती है बेटा, डिप्लॉइड नेचर का होता है। नाउ दिस जाइगोट अंडरगो डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म अ एम्ब्रियो। क्या बनाएगा, ये एम्ब्रियो बनाने वाला है। तो मैंने समझाया भी था कि एंजियोस्पर्म में क्या होता है, तुम्हारा डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। मतलब एक फर्टिलाइजेशन क्या करता है, तुम्हारा जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, और एक फर्टिलाइजेशन क्या करता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, जिसकी प्लॉइडी क्या होती है, 3n जो होती है, ट्रिप्लॉइड जो होती है उसकी प्लॉइडी होती है। तो एंडोस्पर्म तो पॉसिबल है नहीं, पहले ओव्यूल कैसे बन जाएगा, एम्ब्रियो बनेगा, फ्रूट तो बहुत बाद का प्रोसेस है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट विल बी योर राइट वन। तो एक बार देखते हैं। नाउ देखो ये तुम्हारा जाइगोट था, अब यहाँ पे तो सिर्फ 2n हो रखा था, अब देखो कितना माइटोटिक डिवीजन हुआ और यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये तुम्हें याद भी रखना है कि पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और प्रॉपर यहाँ पे मैच्योर एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा जहाँ पे रेडिकल होगा, प्लूम्यूल होगा तुम्हारा, और कॉटिलिडन्स जो है वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद ही तुम्हारा पता चलेगा तुम्हें कि मोनोकॉट है या फिर डाइकॉट है। अगर डाइकॉट होगा तो 2 कॉटिलिडन होंगे, अगर मोनोकॉट होगा तो 1 कॉटिलिडन जो है यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो ये आई होप याद रहेगा हमेशा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है और 2-3 जो एग्जाम्पल हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वही एग्जाम्पल तुम्हें याद रखने हैं कभी भी अगर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो वाटर की वजह से जो अगर होगा तो वो किस में होता है, वेलिस्नेरिया या फिर हाइड्रिला। ये 2 जो एग्जाम्पल हैं बिल्कुल यहाँ पे सही होने वाले हैं। ये वाटर में जो पॉलिनेशन होता है वो इन दोनों में देखने को मिलता है। अगर कभी पिशिया आता है उसमें भी देखने को मिलेगा, लेमना आता है उसमें भी ये जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन है वो देखने को मिलता है। ओके, नाउ वाटर pollinated plants are Wellisneria,
हाइड्रिला एंड जोस्टेरा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखने हैं। अगर कभी क्वेश्चन आता है हेलियंथस वाला, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने तुम्हारे लिए लिख दिया ये, कि कभी भी हेलियंथस एनस के ऊपर आता है, जिसे हम सनफ्लावर वाली फैमिली भी बोलते हैं, सनफ्लावर भी जिसे बोलते हैं, वहाँ पे जो पॉलिनेशन किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम हनी बीज के थ्रू किया जाता है, तो इसको भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तभी हम मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं अगर तुमने कभी सुना हो मिक्स्ड क्रॉपिंग, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर, जो देखो ये वाला एरिया माना मैंने इसमें ले लिया, यहाँ पे सनफ्लावर की खेती करी जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारे हनी बीज का जो तुम्हारा प्रोडक्शन है वो वहाँ पे किया जाता है, मतलब प्रॉपर्ली उसको वहाँ पे पूरा इन्वायरमेंट दिया जाएगा हनी बीज को, और यहाँ पे ये आपस में ये इसको पॉलिनेट करता रहेगा, इसको नेक्टर मिलता रहेगा, तो यहाँ से हनी बीज जो है वो अपना हनी बनाती रहेंगी, ठीक है, अपना पूरा ग्रो करती रहेंगी। यहाँ पे सनफ्लावर अगर पॉलिनेशन का प्रॉपर होता रहेगा तो वहाँ पे ग्रोथ जो है, बहुत सनफ्लावर जो तुम्हारी क्रॉप्स होंगी उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से देखने को मिलती है, तो इसको भी याद रखना है। ओके नाउ, अगर कोई भी बच्चा चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट, क्योंकि अभी इनिशियल डेज हैं, तो एक बूस्ट चाहिए, अगर वो बूस्ट मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मोटिवेशन काफ़ी मिलती है, और इतना मैं भी चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ कि तुम्हारा जो चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो कवर हो जाएं सारी की सारी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म टिपिकल एम्ब्रियो sac एट मैच्योरिटी इज, तो अगर मैं एंजियोस्पर्म की बात करती हूँ, टिपिकल एम्ब्रियो sac की बात करती हूँ मैच्योरिटी पे, तो क्या होता है बेटा, तो ये मैं तुम्हें ऐसे समझा देती हूँ कि हमेशा तुम्हें याद रहे, ठीक है। तो इसमें जो होता है वो 7 सेल्ड होता है, ठीक है, और 8 न्यूक्लिएट्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये चीज़ याद रखनी है। 7 सेल्ड कैसे होता है, तुम्हें पता होगा कि ये जो एंटीपोडल वाला एरिया है, मतलब जो बेस वाला एरिया होता है, जिसे हम चलाजा एंड भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है 3 न्यूक्लियाई और 3 सेल देखने को मिलती हैं, तो 3 एंटीपोडल सेल जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसे एंटीपोडल सेल्स बोला जाता है, और यहाँ पे 1 2 3 और न्यूक्लिया देखने को मिलेंगे, तो 3 न्यूक्लियाई यहाँ पे हो गए, 3 सेल्स यहाँ पे हो चुकी हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे क्या है, एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लास्क शेप्ड सिनर्जिड्स विद 1 स्फेरिकल एग सेल बिटवीन देम, तो एक तुम्हारा ये हो गया 1, ये तुम्हारा 2, ये हो गया तुम्हारा 3, ठीक है, तो कितनी हो गई 3 हो गई, तो 3 तुम्हारी सेल हो गई, मतलब पूरा टोटल 6 सेल्स यहाँ पे हो चुकी हैं, और तुम्हारे न्यूक्लियाई भी कितने हो चुके हैं, तुम्हारे 6 न्यूक्लियाई यहाँ पे हो चुके हैं, 6 न्यूक्लियाई हो गए, 6 सेल हो गई हैं। अब क्या होता है कि जब हम पोलर न्यूक्लियाई की बात करते हैं, पोलर न्यूक्लियाई की बात करते हैं, तो यहाँ पे न्यूक्लियस तो 2 होते हैं बेटा, न्यूक्लियस तो 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको तुम्हारे सेल में कंसीडर नहीं किया जाता, यहाँ पे एक सेंट्रल सेल होता है, एम्ब्रियो सेक जिसे बोला जाता है, एम्ब्रियो सेक सेल इज अ सेंट्रल सेल एंड इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द एम्ब्रियो सेक, तो इसको भी याद रखना है। तो इसीलिए जो सेल होते हैं वो तुम्हारे 6 + 1 हो जाएगा, 7 सेल्ड हो जाएगा, और तुम्हारे 8 न्यूक्लिएट वाली कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है, तो इसको याद में रखना है, कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलना है। तो क्या हो गया, 3 एंटीपोडल्स हो गए, ठीक है, 3 एंटीपोडल्स हो गए, 3 सिनर्जिड्स वाला साइड हो गया, और तुम्हारा एक सेंट्रल सेल हो गया, तो तुम्हारे 7 सेल जो है वो देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो क्या हो गया, 7 सेल्ड हो गया और 8 न्यूक्लिएट हो गया, तो आंसर विल बी योर फर्स्ट, तो जो पहला होगा वो तुम्हारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलो, Which one of the following characters of the P was not studied by the Mendel? Very important, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो नॉर्मली तुम्हारा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ही पूछा जाता है, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा यहाँ पे होने वाला है। तो एक बार हम कैरेक्टर्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम वहाँ जाएंगे। देखो, पहले याद रखना है पी, जब हम पी की पढ़ाई कर रहे हैं बेटा, पाइसम सडाइवम को देख रहे हैं, तो हमें क्या देखना है, पी पे पहले बात करेंगे, ठीक है, पहले पी को समझेंगे, पी की जो शेप है उसको समझेंगे, ठीक है, जो पी की शेप है उसको समझेंगे, और जो पी का कलर है उसको समझेंगे। पहले हम पी पे बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके पॉड पे बात करेंगे। देखो, अगर तुम कभी भी मटर लेके देखोगे तो पहले पी आता है, उसके अंदर क्या आते हैं, उसके पॉड्स आते हैं, तो फिर हम उसके पॉड्स पे बात करेंगे। अब पॉड्स पे क्या क्या बात करेंगे, उसका भी शेप देखेंगे हम कि कैसा शेप है, और उसका कलर क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है, उसका कलर क्या है वो हम देखने वाले हैं। 2 चीजें हो गई हैं। अब हम क्या देखेंगे, उसका फ्लावर देखेंगे। अब फ्लावर में सिर्फ हमें कलर देखना होता है कि अच्छा ये पर्पल है या फिर व्हाइट है, हमें अपना सिर्फ कलर देखना है। तो 5 चीज़ें ये हो गई हैं। उसके बाद में तुम्हारा प्लांट साइज, आई थिंक ये तो बहुत फेमस भी है, तो इसको याद रखना है तुम्हें कि वो टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होने वाला है, तो ये प्लांट का साइज हो जाएगा।
नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज आती है पोजीशन ऑफ फ्लावर। पोजीशन ऑफ फ्लावर मतलब वो एक्सियल पे है या फिर टर्मिनल पे है। तो यहाँ पे हमने कभी भी कॉटिलेडन की बात करी नहीं करी, हमने पॉड की बात करी है, हमने पी के शेप और कलर की बात करी है, हमने फ्लावर की कलर की बात करी है, फ्लावर की पोजीशन की बात करी है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी कॉटिलेडन की बात नहीं हुई है। तो हमने सीड कलर भी देखा, ठीक है, मतलब पॉड कलर भी देखा, सीड शेप भी देखा, पॉड शेप भी देखा, लेकिन हमने कॉटिलेडन का जो कलर है वो यहाँ पे नहीं देखा है। मतलब पी का शेप देखा है, पी का हमने कलर देखा है, लेकिन कॉटिलेडन कलर नहीं देखा है। तो आंसर विल बी योर फर्स्ट। तो जो पहला हो जाएगा वो तुम्हारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नाउ इन पी द ड्वार्फनेस ऑफ द प्लांट इज, तो ड्वार्फनेस ऑफ प्लांट क्या होगा तुम्हारा ये देखना है। देखो एक होता है तुम्हारा टॉल वाला, अगर तुम्हें आई थिंक ये बेसिक वाला है, टॉल वाला होगा तो मतलब तुम्हारा डोमिनेंट है, ठीक है, डोमिनेंट है। अगर ड्वार्फ होता है मतलब अगर ये वाला कैरेक्टर कभी आ जाता है और ये वाला कैरेक्टर रहता है तो डोमिनेंट बोला जाता है। जब ये वाला कैरेक्टर रहता है तो तुम्हारा रिसेसिव कैरेक्टर उसको बोला जाता है। तो को डोमिनेंस तो आएगा ही नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस से कोई मतलब ही नहीं था। तो आंसर विल बी योर सेकंड। आई थिंक ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था तो ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन देखो, if F1 generation of pea plant obtained by crossing a pure red and white flowers, अब इसको कैसे कंसीडर करना है। देखो ये मैंने माना कि ये तुमने एक प्योर रेड ले लिया, ठीक है, ये रेड वाला था, ठीक है, इसे क्रॉस कराए किससे, स्मॉल आर आर, मतलब व्हाइट फ्लावर से इसको, एक सेकेंड, व्हाइट फ्लावर से इसको क्या कराया है, क्रॉस कराया है। नाउ इज सेल्फ फर्टिलाइज्ड, मतलब F1 जनरेशन जो आएगी वो क्या आएगी बेटा, वो आएगी कैपिटल आर स्मॉल आर, तुम्हारी आ चुकी है। अब इसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया गया है, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर को यहाँ पे फर्टिलाइज किया गया है। तो अब देखो ये इसका कैसे हम देखते हैं, यहाँ पे आर और आर लिखो, यहाँ पे भी आर और आर लिखो, ठीक है, ये लिखा तुमने। और लिखने के बाद में क्या करना है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ये हो गया तुम्हारा। अब अगर तुम्हें देखने को मिल रहा होता तो ये तो प्योर रेड हो गया बेटा, ये क्या हो गया, प्योर रेड हो गया। लेकिन ये जो होगा इम्प्योर रेड होगा, और ये भी तुम्हारा इम्प्योर रेड होने वाला है, तो 1:2 हो गया, ठीक है। और ये वाला क्या होगा, स्मॉल आर क्या होगा, व्हाइट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 1:2:1 जो होगा यहाँ पे आंसर आने वाला है। तो 1 प्योर रेड आएगा, 1 प्योर व्हाइट आएगा और 2 इम्प्योर रेड आएगा। तो आंसर विल बी योर 3 विल बी योर राइट वन। अगर कभी तुमसे पूछा जाता फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है, अगर फिनोटिपिक रेशियो पूछा जाता, फिनोटिपिक का मतलब होता है कि तुम्हें दिख क्या रहा है। तुम्हें यहाँ पे भी रेड दिखेगा बेटा, यहाँ पे भी रेड दिखेगा, यहाँ पे भी रेड दिखा, क्यों, क्योंकि आर जो है डोमिनेंट है, तो वो आर को, जो स्मॉल आर है उसको रिसेसिवली वहाँ पे लेगा, और तुम्हारा जो कलर दिखेगा वो रेड दिखने वाला है। यहाँ पे भी रेड दिखेगा लेकिन यहाँ पे व्हाइट दिखने वाला है। तो अगर फिनोटिपिक रेशियो की बात करी जाती तो वो 3:1 जो होता तुम्हारा फिनोटिपिक रेशियो जो है आने वाला था। तो इसको भी याद रखना है, जीनोटिपिक रेशियो जो आएगा 1:2:1 आएगा। ओके नाउ, तो ये जो होता है होमोजाइगस प्योर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी होता है हेट्रोजाइगस हाइब्रिड होता है, जिसे हम इम्प्योर रेड बोल रहे थे। और स्मॉल टी जो होता है होमोजाइगस प्योर होने वाला है। ओके, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में क्या डिफरेंस होता है, होमोजाइगस ये वाली कंडीशन होती है जहाँ पे सिमिलर अलील्स तुम्हें देखने को मिलते हैं, जहाँ डिफरेंट अलील का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, वो हेट्रोजाइगस तुम्हारा चीजें बोली जाएंगी। ना क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सटन और बोवरी ने जो थी इसकी थ्योरी को दिया था, तो इसको भी याद रखना है। ये किससे रिलेटेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, तो ये भी याद रखना है। बेटसन पुनेट स्क्वायर जो तुम्हें इस चीज को पता होना चाहिए, जो पुनेट स्क्वायर दिया है पूरा का पूरा इनहेरिटेंस जो इस पर डिपेंड करता है, तो इसको भी याद रखना है। तो आंसर विल बी योर 4th। नाउ consider the following statement, the sex determination in human beings is of XY type। तो human beings में क्या होता है, जो फीमेल होती है वो XX होती है, जबकि जो मेल होता है वो XY टाइप होता है। तो ये बिल्कुल सही हो गया तुम्हारा। There are 23 pairs of autosomes, ये गलत हो गया। क्या होता है बेटा, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें 22 pairs of autosomes होते हैं और 1 pair of sex chromosome जो है वो देखने को मिलता है, सेक्स क्रोमोसोम देखने को मिलता है। अगर फीमेल होगी तो XX देखने को मिलेगा, अगर मेल होगा तो XY देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ये वाला जो पॉइंट होगा वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। देयर इज अ मेल हेट्रोगैमेटी इन द ह्यूमन बीइंग, तो पता है कि कैपिटल X और Y होता है तुम्हारा, और जो फीमेल होती है वो होमोगैमस होती है, जबकि तुम्हारा जो मेल होता है वो हेट्रोगैमेटी शो करता है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब तुमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट वन, तो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी योर राइट वन, तो आंसर विल बी योर फोर्थ विल बी योर राइट वन। नाउ
tendency of the two or more genes located on the same chromosome to remain together during inheritance। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लिंकेज बेटा, ठीक है। लिंकेज जो दिया था टीएच मॉर्गन ने कॉन्सेप्ट दिया था, टीएच मॉर्गन ने कॉन्सेप्ट दिया था और उन्होंने बोला था कि अगर कोई क्रोमोसोम, जैसे ये मैंने माना ये तुम्हारा क्रोमोसोम है और एक जीन यहाँ प्रेजेंट, एक जीन यहाँ प्रेजेंट है, मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा जीन जब एक पर्टिकुलर सेम क्रोमोसोम पे अगर लोकेटेड रहते हैं, मतलब पास पास अगर वो प्रेजेंट होते हैं, तो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो साथ में ही एक दूसरे के साथ इनहेरिट होने वाले हैं। अगर उनकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, मतलब क्या, अगर मैंने माना कि ये वाला जो जीन था, एक ये वाला था, एक यहाँ पे था, तो इनके चांसेस कम है साथ रहने के, मतलब यहाँ पे लिंकेज जो होगा वो तुम्हारा कम शो होगा। लेकिन तो जहाँ पे ये दोनों की जो डिस्टेंस है कि बहुत कम होती जाएगी, वहाँ पे लिंकेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, मतलब इनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं साथ साथ में ही रहने के, तो बहुत बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा 3 विल बी योर राइट वन। एपिस्टेसिस का मतलब क्या होता है, जब कोई भी जीन दूसरे का जो फंक्शन है उसको क्या कर दे, उसको मास्क कर दे उसके फंक्शन को, तो एपिस्टेसिस बोला जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स कौन से होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब नॉर्मली एक कोई जीन किसी चीज़ को बनाने का काम कर रहा था लेकिन दूसरा जीन उसको हेल्प करता है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स बोला जाता है। और कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स बेसिकली तुम्हारे जो एपिस्टेसिस वाला फिनोमेना होता है उसमें देखने को मिलता है 9:7 वाला रेशियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आंसर विल बी योर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर। अगर तुम इसमें देखोगे, ये जो पार्किंसंस डिजीज है, आई थिंक सबसे पहला यही है और यही बिल्कुल सही है। जो पार्किंसंस डिजीज होती है उसमें ब्रेन में डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा प्रॉपरली जो मेमोरी है प्रॉपरली काम नहीं कर पाती है, बैलेंस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है बेटा, डोपामीन करता है, इसको भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोपामीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम करता है, मतलब पार्किंसन डिजीज में एक ऐसा ब्रेन का पार्ट डिजनरेट होने लग जाते हैं न्यूरॉन्स, जिसकी वजह से डोपामीन का जो फॉर्मेशन है वहाँ पे थोड़ा ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये जो बैलेंस है, जो मेमोरी है, जो थिंकिंग पावर है वो तुम्हारी डीजनरेट होती जाती है। तो एक डिफेक्ट ऑफ ब्रेन है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही होने वाला है। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं कि इन जो साइजोफ्रेनिया है वो क्या होगा, वो क्या नहीं होने वाला है, क्योंकि जो हमारे ऑप्शंस हैं उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ गट, आयरिस एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो याद रखना है, जब भी मैं गट की बात करती हूँ, स्टमक की बात करते हैं, ठीक है, आयरिस की बात करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर की बात करते हैं, तो जैसे कभी तुमने देखा होगा जब तुम एग्जाम देने जाते हो तुम्हें बहुत टेंशन होती है, बहुत टेंशन होने के टाइम पे क्या होता है, तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगता है, पेट में प्रॉब्लम होने लग जाती है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो बेसिकली जो गट है, जो आयरिस है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये उस टाइम पे जो काम करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर काम करते हैं, नर्वस सिस्टम के, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर काम करते हैं। लेकिन जब आपकी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है अगर वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, तब तुम्हारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो बेकार होने लग जाती है, तो इनकी एक्टिविटी जो है इंक्रीज नहीं होती है, बेकार हो जाती है, जब भी तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है, याद में रखना है। तो अगर तुम्हें गट की एक्टिविटी अच्छी रखनी है और यूरिनरी ब्लैडर की अच्छी रखनी है, तो वहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर इनकी जो एक्टिविटी खराब होती है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ज़्यादा एक्टिवेशन से होती है, तो ये बिल्कुल उल्टा था, इसलिए ये वाली चीज़ गलत हो जाएगी। ओके, साइजोफ्रीनिया क्या होता है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। साइजोफ्रीनिया इज अ सीरियस मेंटल डिसऑर्डर इन विच पीपल इंटरप्रेट रियलिटी एबनॉर्मली। मतलब उनको लगता है कि अच्छा मुझे कोई मारने आ रहा है, या फिर यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, डिसऑर्डर्ड थिंकिंग हो जाती है, डिल्यूजन्स होने लग जाता है, हेलुसिनेशन होने लग जाता है, तो उसको साइजोफ्रीनिया बोला जाता है। तो इस चीज़ को भी याद रखना है। और अगर तुम्हारा कभी भी क्वेश्चन आता है पार्किंसन डिजीज से, तो डोपामीन को याद रखना है, क्योंकि डोपामीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। तो दिस इज योर इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ द बैक्टीरिया एंड द डिजीज कॉज्ड बाय इट। अगर मैं देखती हूँ यहाँ पे करेक्ट पेयर ऑफ बैक्टीरिया, तो देखो माइकोबैक्टीरियम जो होता है, जैसे माइकोबैक्टीरियम तुम्हारे लेप्रे हो गया है, या फिर तुम्हारे ट्यूबरक्लोसिस वाला हो गया है, तो यहाँ पे जो डिप्थेरिया है वो यहाँ पे कॉज नहीं होता है, क्योंकि ये जो होता है तुम्हारा वॉटरटेला पर्ट्यूसिस से कॉज होता है, तो ये वाला तो यहाँ से बिल्कुल गलत होने वाला है। विब्रियो कोलेरा जो होता है कोलेरा कॉज करेगा, ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लेस जो होता है वो करता है, तो ये वाला भी यहाँ से गलत हो जाएगा। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे क्या करता है, लेप्रोसी करेगा। वूपिंग कप जो होता है ये नहीं करता है।
ठीक है, ये नहीं करेगा। ठीक है, ट्रिपोनेमा पैलिडियम जो होता है एक तुम्हारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एसटीडी डिजीज है जो सिफिलिस क्रॉस करती है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही होने वाला है। तो याद रखना है कि कभी भी बॉर्डेला पर्ट्यूसिस की बात करी जाएगी तो तुम्हारा वूफिंग कब करता है, और तुम्हारा डिप्थेरिया की बात करी जाएगी कॉनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया जो होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया वहाँ पे, तो ध्यान में रखना है तुम्हें। वूफिंग कफ की बात करी जाएगी तो पर्ट्यूसिस की वजह से वूफिंग कफ होता है, और डिप्थेरिया जो होता है कॉनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया की वजह से होता है। तो एक बैक्टीरिया का स्ट्रेन है जो इसको कॉज करता है। कभी कभी ये क्वेश्चन में आ जाता है कि कौन सी बैक्टीरिया की डिजीज है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कौन सी तुम्हारी वायरस की डिजीज है, कौन सा तुम्हारा यहाँ पे वायरस कॉज कर रहा है, कौन सा बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, कौन सा वाटर कॉन्टेमिनेशन की वजह से हो रही है। तो याद रखना है डिप्थेरिया जो है एक तुम्हारा बैक्टीरियल डिजीज है जो बैक्टीरिया के थ्रू होती है, कॉनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, नाउ आइडेंटिफाई द जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ डोमिनेंट जीन ऑफ 4th क्रोमोसोम इन ह्यूमन। अब 4th क्रोमोसोम इन ह्यूमन की बात करी जाती, देखो अगर हंटिंगटन डिसऑर्डर की बात करी जाती है, हंटिंगटन कोरिया की बात करी जाती है, एक तुम्हारा ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ठीक है, डोमिनेंट डिसऑर्डर है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो 4th क्रोमोसोम होता है ह्यूमन का उसमें डिफेक्टेशन या फिर उसके अंदर कोई म्यूटेशन हो जाता है, इसकी वजह से ही कॉज होती है। तो आंसर विल बी योर सेकंड जो होगा वो तुम्हारा आंसर होने वाला है। पर हम और एक्स्ट्रा देख लेते हैं कि तुम्हारा चीज़ें जो है यहाँ से पूरी क्लियर हो जाए। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? फिनाइल कीटोनूरिया, इसमें क्या होता है कि नॉर्मली तुम्हारा जो फिनाइल एलेनिन होता है वो तुम्हारा कन्वर्ट होता है टायरोसिन में, लेकिन यहाँ पे जो कन्वर्ट करने वाली एंजाइम होती है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तुम्हारा जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है, याद रखना है। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो है प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से जो तुम्हारा एक्यूमुलेशन होता रहता है तुम्हारा फिनाइल एलेनिन का, जिसकी वजह से फिनाइल कीटोनूरिया जो है वो हो जाता है। तो इस चीज़ को याद में रखना है, सिर्फ यही दो चीज़ें याद रखनी है। अगर तुम्हें ये नॉर्मली उसके साथ ही नाम के साथ ही याद हो जाएगा। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट है एल्बिनिज्म इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा जो टायरोसिनेज एंजाइम होता है जो टायरोसिन को ब्रेक करने वाला होता है, उसका अगर ब्रेकडाउन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, मतलब टायरोसिनेज अगर एंजाइम यहाँ पे काम नहीं करती है तो तुम्हारा जो अमाइनो एसिड है टायरोसिन उसकी बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन होगा, एल्बिनिज्म का फॉर्मेशन जो है देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज़ें याद रखनी है और इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ भी याद नहीं रखना है। नेक्स्ट इज एल्काप्टोन्यूरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर किसी बच्चे ने आरपीएससी का जो एसीएफ वाला एग्जाम में अगर उसने दिया है तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। एल्काप्टोन्यूरिया जो है होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज। सो बेसिकली क्या होता है, ये जो होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज होती है ये अगर ये प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाती, अगर इसका डिफेक्शन हो जाता है तो एल्काप्टोन्यूरिया जो है वो देखने को यहाँ पे मिलता है। तो इस चीज़ को भी याद रखना है। तो ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट थी, मैंने तुम्हें बता दिया, इनको याद रखना। नाउ मूगा सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून्स ऑफ, मूगा सिल्क कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, तो जो एंथरेया एसेमा होता है उसे मतलब ऑब्टेन किया जाता है। तो आंसर विल बी ऑफ 4th। तो एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। कभी भी अगर तुमसे मलबेरी सिल्क पूछा जाता है तो बॉम्बिक्स मोरी हो जाएगा। ठीक है, कभी भी तुमसे टसार सिल्क पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, एंथरिया माइलिट्टा जो होता है टसार सिल्क को कॉज करेगा। अब इसको कैसे याद रखोगे, माइलिट्टा है बेटा, लिट्टा है ट है, तो यहाँ पे टसार सिल्क लिखो इसको। ठीक है, टसार सिल्क लिखो। सेकंड जो पूछा जाएगा ये वाला नहीं पूछा जाता है। ठीक है, मूगा सिल्क पूछा जाता है, अगर मूगा है बेटा, ठीक है, अगर मूगा है तो कहाँ जाएगा, वो असम घूमने जाएगा। असम घूमने जाएगा तो मूगा जो है असम घूमने जाता है, ऐसे याद रखना है। तो मूगा सिल्क कहाँ का होगा, असम का होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, एरी सिल्क बोला जाता है या फिर एरेंडी सिल्क बोला जाता है। एरेंडी का तेल होता है बेटा, ठीक है, और मम्मी बहुत घिस घिस के इसको लगाती हैं। तो ये जो रिसीनी याद रखो बट, ठीक है, जो रिसीनी है जिसको रिस के तुम अपने सर पे लगाते हो, एरेंडी का जो सिल्क है जिसे एरी सिल्क भी बोला जाता है, तो इसको यहाँ से याद में रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सारे याद होने चाहिए क्योंकि इकोलॉजिकल बायोलॉजी जो होती है उसमें सब चीजें ही पूछी जाती हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फूड चेन, ठीक है, कौन सा करेक्ट सीक्वेंस होगा। अगर कोई भी नया बच्चा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट। अच्छा ठीक है, मैं इस पे क्वेश्चन पे आ जाती हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे पहले इंसेक्ट आएगा फिर फिश आएगा, तो ये बिल्कुल ही गलत हो गया क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन तो सबसे छोटा है बेटा, पानी में सबसे जो छोटा होता है वो फाइटोप्लैंक्टन होता है। तो पहले यहाँ स्टार्ट कर लो, तो फाइटोप्लैंक्टन सबसे छोटा है तो पहले फाइटोप्लैंक्टन आएगा, उसको जूप्लैंक्टन खाएगा और जूप्लैंक्टन को थोड़ा बड़ा इंसेक्ट खा जाएगा और इंसेक्ट को कौन खा जाएगा, फिश खा जाएगी। तो आंसर विल बी योर 4th। ठीक है, आंसर जो हो जाएगा तुम्हारा 4th विल बी योर राइट वन। सो you can like the video, share the video and subscribe the channel first. So thank you so much. I hope ये तुम्हें समझ में आ रही होगी सीरीज, क्योंकि मैं एक एक करके सीरीज डाल रही हूँ, ज़्यादा एक साथ चीज़ें तुम्हारे बिल्डअप नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक बार आप चीज़ें समझे कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और आपको किस तरीके से उसे प्रिपेयर करना है,
फिर हम उसके छोटे छोटे टॉपिक जो है बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे ये वाला टॉपिक नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और डेफिनेटली मैं वो टॉपिक वहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं खुद ही यहाँ पे सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, तो अगर थोड़ा टाइम लगे लेकिन हाँ चीज़ें आपको प्रॉपरली वहाँ पे मिल जाएंगी। आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कभी भी छूटेगा नहीं, ये मेरा पूरा गारंटी होता है क्वेश्चन का। सो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर कुछ भी इशू आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू सो मच।